और चलिए अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि वहां पर हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर यानी कि सॉफ्ट टारगेट के तौर पर है। क्यों है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस बार बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने चटगांव में हिंदुओं पर हमले किए हैं। मंगलवार की रात को पुलिस और सेना के संयुक्त बलों ने एक अभियान चलाया और हिंदू संस्थानों पर ये हमले किए हैं, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी दौरान व्यापारी उस्मान मोल्ला की जो पोस्ट है वो भी सामने आ गई, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। उस्मान मोल्ला ने इस्कॉन को लेकर के आतंकवादी संगठन बताया है, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने उस्मान की दुकान के बाहर जमकर के प्रदर्शन किया है और इसी दौरान पुलिसकर्मी और हिंदू समुदाय के लोगों के बीच में झड़प हुई है, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा यह विवाद हुआ कि चटगांव में इस्कॉन मंदिर और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से हिंदुओं में एक नाराजगी है और इसे लेकर के हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन किया था। विरोध में जब हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए तो आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और वहीं हिंदुओं पर हुए हमले की भारत ने निंदा की है। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चटगांव में पैदा हुए तनाव के पीछे एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को वजह बताया। रणधीर जायसवाल ने सुरक्षा को लेकर के बांग्लादेश सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। हालांकि भारत ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से यह अपील तो लगा दी है, लेकिन क्या जिस तरह से हर बार हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, इसे ये समझे कि हमला जो है वो अब नहीं रुकेगा, इसी तरह से हमले जारी रहेंगे। हर बार हर जगह हिंदू पर हमला क्यों किया जाता है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो कई मेहमान हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको सुनाते हैं। There have been recent attacks on Hindu community in Chittagong. Their properties have been looted. Their business establishments have been looted, and these happened following incendiary posts on social media targeting Hindu religious organizations. और वही हमारे साथ सभी मेहमान जो है जुड़ रहे हैं। आपको बता दें दीपक वोरा है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, और रविंद्र सचदेवा है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक वोरा जी, आपके पास हम यहाँ पर आएंगे और आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे तौर पे लिखा भी है, क्या हिंदुओं को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर रखा जा रहा है और इसीलिए लगातार बांग्लादेश के अंदर में बार बार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर को लेकर के ये टिप्पणी हुई है, तो इसे कैसे देखा जाए, और कार्रवाई भी होती है तो हिंदुओं के ऊपर होती है। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। आप लोग बेमिसाल हैं और साथ में बाकी दो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे भी सीखूंगा। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं, मैं गुवाहाटी असम में हूँ और कल शाम को मैं यहाँ कामाख्या देवी मंदिर में गया था। तो वहां पे बड़ी दिलचस्प बात है, दो तरह की प्रार्थना हो रही थी। एक तो बड़े खुश थे लोग कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा राष्ट्रपति बने, और दूसरा प्रार्थना हो रही थी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। ये बहुत दिलचस्प बात है कि नॉर्थ ईस्ट में भी लोग इस बात को जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि सॉफ्ट टारगेट देखा जाता है। बांग्लादेश इस समय बहुत बुरी तरह से इस्लामाइज हो चुका है। वो जो यूजलेस खान नहीं, क्या नाम है उनका, जो कहता है मैं चीफ एडवाइजर हूँ सरकार का, सरकार तो है नहीं, वो चीफ एडवाइजर साहब घूमते रहते हैं, 85-86 साल के हैं। यूजलेस खान, यूनस खान, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। वो मोहम्मद यूनुस की तो नहीं बात कर रहे हैं आप? वही मोहम्मद यूनुस खान, उसको मैं यूजलेस खान कहता हूँ, कर नहीं पाता है। तो उसने उसने मैसेज भेजा है। याद रखिए मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली बार जीते थे ना 2016 में, तो ये यूनुस खान साहब ने कहा था ये तो सोलर एक्लिप्स हो गया, अब तो रात आ गई, बर्बाद होगी सारी दुनिया। और अब उसको चिट्ठी लिखता है कि मेरे डार्लिंग, मेरे दादा, मेरे रहनुमा, मुझे मेरे साथ दोस्ती कर ले एक्सेट्रा। ये दोगला आदमी है, कोई ऐसा कुछ नहीं करे। ये नहीं बचा पाएगा हिंदू समुदाय। मैम, टेक इट फ्रॉम मी, रहा हूं उस देश में, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, चिटगांव में रहा हूं, वहां ये नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि जो फौज है वो भी रेडिकलाइज हो चुकी है। इसका एक ही सोल्यूशन है और वो हम देख रहे हैं कि अब हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश में इकट्ठा हो गए हैं और डट के सामना कर रहे हैं। ये होगा, हमारे से प्रेशर पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा कुछ ट्वीट करेंगे, 4-5 ऐसी चीजें इकट्ठी हुई, शायद फिर
कोई परिणाम आएंगे, नहीं तो आई डोंट सी दिस हैपनिंग। बांग्लादेश इज हेडिंग टू सिविल वॉर, गृह युद्ध, और बांग्लादेश का जो बचा खुचा है वो खत्म हो जाएगा। जी रविंदर जी, आपके पास हम यहाँ आएंगे, विदेशी मामलों के आप जानकार हैं, आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि लगातार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात जो वोहरा साहब कर रहे हैं, पहले हम 2016 से ही एक खटास जो है दोनों के बीच देख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस और ट्रंप, क्योंकि एक बार तो चुनाव को लेकर के सवाल मोहम्मद यूनुस खड़ा करता है ट्रंप की तरफ से भी। चुनावी मैदान में जाने से पहले जब रैली होती है तो उस वक्त में हिंदुओं की चिंता सताती है, वो कहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं पर हमला वो गलत है, वो अनैतिक है। क्या ये माने, क्योंकि आने वाले दिनों में अब मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं, चिंता का विषय हो गया है ये अमेरिका में सरकार का बदलना और ट्रंप का आना? थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, मुश्किलें बढ़ गई हैं, बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी जी। अभी 1 घंटा पहले मैंने ANI न्यूज आया था, उनको बोला, और वही पॉइंट मैं आपके रिपीट करता हूँ। इंटरेस्टिंगली दीपक सर ने भी उसी तरफ ले गए हैं। मैं ये कह रहा था और मैंने आज सुबह कहा है कि बांग्लादेश में हमें ये देखना चाहिए, ठीक है हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, राइट, हमारी सरकार उन पर प्रेशर डाल रही है, जो भी हो वहां पर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज केवल हिंदूज ही नहीं है, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं, और उन माइनॉरिटीज के खिलाफ भी अत्याचार हो रहे हैं, और शेख हसीना के बाद भी क्रिश्चियंस पर भी हुए हैं अटैक्स। नाउ ट्रंप जो है ये क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, और ये जो जीत के आया है सत्ता में, इसको इवेंजेलिकल वहां के जो क्रिश्चियन है इसको भगवान मानते हैं, उन्होंने इसे चुना है। अब जब उन्हें पता चलेगा कि क्रिश्चियंस के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है, वायलेंस हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, तब अमेरिका का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना और मेरा कहना यह है कि डेफिनेटली ये हम तो इसलिए कहते हैं हिंदू क्योंकि हमारे भाई बहन हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और ज्यादातर हिंदूज के खिलाफ ही हो रहा है, क्योंकि करीब 100% में से करीब 90% तो मुस्लिम्स हैं, करीब 8% रह गए हैं हिंदूज, बाकी 1-1.5% में कुछ क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट हैं। तो हमें तो बहुत बड़ा आघात हो रहा है, दुख हो रहा है, मतलब, और प्रयास हो रहे हैं, बट इन प्रयासों के अलावा हमें इस बात को भी वर्ल्ड कम्युनिटी को एहसास दिलाना चाहिए कि दूसरी माइनॉरिटीज भी हैं, उनके खिलाफ भी ये हो रहा है जी। और ऐसे में ये बात अमेरिका के संज्ञान में आएगी, हम भी पहुंचा सकते हैं बैक चैनल से, ओके, एंड देन अमेरिका का प्रेशर बढ़ेगा। वो एक रास्ता है अब बांग्लादेश की तरफ, इन एडिशन टू जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो सचदेव जी ये मान रहे हैं कि शेख हसीना की वापसी हो सकती है, एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो सकती हैं? नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को जीत की बधाई दी, चेहरे पे मुस्कान दिखी, जो भी कहती है रियलिटी मैं बिल्कुल नहीं मानता, आई मे बी टोटली रॉन्ग, मेरे से बेटर कर्नल शैलेंद्र दीपक वोरा जी हैं, दे हैव देयर ब्यूटीफुल व्यूज आल्सो, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फॉर शेख हसीना। वहां पे पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हो चुका है, हमें ये देखना है, हमें रियलाइज करना है, बांग्लादेश में जो है पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ हो गया है, अब उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट है हमें उनको रोकना है। पब्लिक ओपिनियन तो हमारे खिलाफ चला गया है बांग्लादेश में बहुत बड़ा इस समय, ओके, तो शेख हसीना का वापस जाना आई कंप्लीटली डाउट इट, बट देयर कुड बी डिफरेंट व्यूज। जी, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी सर स्वागत। और इसके साथ हम समझना थोड़ा सा चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम जान भी रहे कि बांग्लादेश में रिमोट कंट्रोल वाली ये सरकार है, यूनुस की सरकार है, जिसे वोहरा साहब जो है यूजलेस वाली चीज़ें कहते हैं, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वोहरा साहब इसके लिए ज़्यादा सही है। तो ये हम माने क्योंकि कंट्रपंथी जो ग्रुप है वो हावी है, और इसके साथ साथ अगर हिंदू नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं, क्यों ना हम ये माने कि ये स्टेट स्पॉन्सर हमले हो रहे हैं, मान सकते हैं इसको? और जय हिंद, नमस्कार। आपने अभी अभी बोला वोहरा सर का यूजलेस यूनुस, इससे मैं एक सीख ले सकता हूं अपने देश के लिए। अगर वोहरा सर के लिए वो यूजलेस है तो मेरे कंट्री के लिए वो यूजफुल कैसे हो सकता है? बिल्कुल। एंड अगर वोहरा सर कैन डेयर से इट ऑन अ नेशनल चैनल कि ही इज अ यूजलेस मैन, व्हाई कांट इंडिया से इट डिप्लोमेटिकली? व्हाई कांट इंडिया प्रूव इट डिप्लोमेटिकली? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम बोलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करना डिप्लोमेसी का काम है, यूएस का काम है। और यूएस का अगर आप सीख लें, अगर ट्रंप ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ट्रंप को एक्सपोज करिए, लाकर दीजिए उसको एक फाइल,
उसको दिखाइए ये वीडियो कि हो क्या रहा है। वहां से एक डेलीगेशन भेजिए जो ट्रंप को मिलने जाना चाहिए, इंडिया को टेकअप करना चाहिए कि अगर आपकी फेमस फाइव आई उन दो खालिस्तानी को देख सकती है तो यहाँ तो लाखों करोड़ों हिंदूज जो हैं उनके ऊपर टेरर हो रहा है। अगर हम सब मानते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है बांग्लादेश की, रिमोट किसके पास है? ट्रंप के पास है आज की तारीख में। एक और सबसे बड़ी थ्रेट मैं देता हूं आज कि जो इकोनॉमिक एड यूएस ने डिक्लेयर करी है, थोड़े दिन उसमें पॉज ले आइए। यूएस कैनॉट अफोर्ड कि भाई इंडिया को बिल्कुल इग्नोर करे, हिंदूज को बिल्कुल इग्नोर करे। और ये जब होता है जब इंडिया इसे एग्रेसिवली लेगा। अब वो दिन चले गए कि आप सिर्फ देखते रहे। हम अगर बोलते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप टॉलरेंट कम्युनिटी तो शैलेंद्र जी, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी कर देना कि यहाँ की सरकार जो है हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ये काफी नहीं है? अब यहाँ पर आपको व्यापार इन सबको भी रोक लगानी पड़ेगी। ये एक अच्छी शुरुआत है, ये काफी है, ये एक अच्छी शुरुआत है। अब इसे एग्रेसिवली आगे बढ़ाइए। देखिए, डिप्लोमेसी विल वर्क सेपरेटली, पॉलिटिकल विल वर्क सेपरेटली, और एक सोसाइटी का जो सपोर्ट है, इंडियन सोसाइटी का, ओपनली आना पड़ेगा हमें। हमें बांग्लादेश एम्बेसी के आगे खड़ा होना पड़ेगा, अकाउंटेबल करना पड़ेगा उन्हें। ये सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हाँ जी हम सब क्रिटिसाइज करते हैं। कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? एक उनका काम है, जिनका काम एग्रेसिवली इसको काम को करना है, अपने आप में वो एक बड़ी बात है। व्हाई कांट वी एंगेज द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश कि भाई साहब आपकी अगर आर्मी बाहर आई है तो उसके बावजूद ये हो रहा है, कैसे हो सकता है? आप एज अ आर्मी आर नॉट सपोज्ड टू बी बायस्ड, बट अब दिख रहा है कि अगर आप बायस हैं तो वेल मेरे पास भी चॉइस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वोरा साहब आपके पास हम आएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शैलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अब डिफेंसिव मोड में नहीं खेल सकते, अब हमें यहाँ पर सीधा फाइट के मोड में आने की जरूरत है। तो कैसे लिया जाए, कैसे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भी है। ट्रंप का आना, आप कह रहे हैं कि हाँ वाकई जो है बेनिफिट होगा, हो सकता है यूनुस के ऊपर में जो है इसका प्रेशर पड़ेगा, लेकिन कैसे इस चीज को भारत आगे लेकर के जाए, कैसे ये ट्रंप सरकार के पास में इसको रखा जाए कि हाँ अगर रिमोट आपके हाथ में है तो प्लीज आप प्रेस करिए और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। मैं कर्नल साहब की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी जो व्यूज हैं दे आर ऑलवेज 100% करेक्ट। मैंने एक चीज मैं बताना चाहता हूं, शेख हसीना वापस आए कि नहीं, अभी हमने सुना था सवाल नहीं पैदा होता। आपको याद होगा एक व्यक्ति का नाम इंदिरा गांधी था और इमरजेंसी लगाई थी, इलेक्शन हार गई, फिर 2 साल के अंदर वापस आ गई क्योंकि लोग तंग आ चुके थे। पब्लिक मेमोरी जो होती है ना बहुत छोटी होती है। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी जैसे कोलैप्स करेगी, लोग कहेंगे यार शेख हसीना के टाइम में तो बहुत अच्छा था, चलिए उन्हीं को वापस लाते। मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है, ये सेंटिमेंट्स वहां पे शुरू हो रहे हैं कि इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। बिल क्लिंटन अमेरिका के जब इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपके लिए वोट करें, क्यों वोट करें, और उनका बड़ा फेमस फ्रेज था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि आप लोगों की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, मैं उसको सुधारूंगा, और वो इलेक्शन जीत गए थे। तो मेरा ये मानना है कि मैम डिप्लोमेसी में हम कहते हैं इसको ग्रेजुअल एस्केलेशन। पहले आप जो है कमेंट अपने करेंगे, आप इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे जो बांग्लादेश पे आने वाले हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो मैं बताऊंगा नहीं वो क्या होता है, वो तो आप लोग सब जानते हैं, कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है जिस आर्मी की बात उन्होंने की, आप भी जिक्र उसी का कर रहे होंगे, संभवतः यही होगा। अरे आपको इतना मैं और बता देता हूँ कि ये जो यूजलेस, सॉरी क्या नाम बताया आपने, मोहम्मद जो भी उसका नाम है सर, आप जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और क्षमा कीजिए, उसने क्या किया था, उसने एक डिग्री पास की, उन्होंने कहा विदाउट अ कू, ये ऑफिशियल कू नहीं था, नहीं तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगते। उन्होंने कहा कि आर्मी शुड रन एवरी डे, शुड टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग विदाउट अ कू विदाउट अ कू। ये किसी को भी एक कू बनाते हैं मैम, इन लोगों का भेजा पढ़ाई हो चुका है। दे आर सो ऑब्सेस्ड विद इस्लाम एंड रेडिकल इस्लाम, ये समझ नहीं पा रहे कि दुनिया उससे तंग आ चुकी है। आप वो देख रहे हैं गाजा में क्या हो रहा है मैम, क्या जरूरत थी जिहाद कहने की उसको, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ गए हैं तो वो जिहादियों का तो वहां पे बैंड ही नहीं ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है। और सिमिलरली यूक्रेन में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो मेरा मानना है, मुझे 51 साल हो गए डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग,
ये एस्केलेशन, जो ग्रेजुअल एस्केलेटरी रिस्पॉन्स होता है, वो आरंभ हो चुका है। तो आई डोंट थिंक हमें हंसना चाहिए। हम तो सिर्फ ट्वीट करते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं, नहीं, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है इस एरिया में। वी आर अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी, वी आर अ वेरी पावरफुल नेशन, और जब हम तमाचा मारते हैं, जिसको मारते हैं, फिर वो उठता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सचदेव जी, आपके पास आएंगे। हमारे पास अभी भी एक ऑप्शन है आर्मी के अलावे, जिसका जिक्र वोहरा साहब भी कर रहे हैं, शैलेंद्र जी भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विश्व स्तर पर भी जवाब देना पड़ता है हर देश को कि आप वहां के आम नागरिक, भले ही वो माइनॉरिटी में क्यों नहीं है, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं आप सुनिश्चित करते हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस बात को मुखर तौर पर विश्व स्तर पर उठाया जाए, वहां पर अगर जवाब देने की बात हो, तो मोहम्मद यूनुस के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास अभी एक ऑप्शन ये भी है। जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास ऑप्शन। एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस एंड वेरी राइटली सो बाय एस्टीम्ड वोहरा सर एंड शैलेंद्र सर। माय पॉइंट इज दैट कि देखिए, एंड इनफैक्ट वोहरा सर और शैलेंद्र सर तो सरकार के अंदर रह चुके हैं, मैं सरकार के अंदर कभी नहीं रहा, तो इन्हें मेरे से बेहतर पता होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। जब हमारा MEA स्टेटमेंट देता है, वो तो हम केवल स्टेटमेंट सुन रहे हैं ना, सरकार तो अपना काम कर रही है, मल्टीपल लेवल्स पे बातचीत चल रही होगी, प्रेशर्स बन रहे होंगे, जिनका हम एज आउटसाइडर्स को नहीं पता। ये तो केवल जैसे डक है ना, डक होती है बत्तख के ऊपर चुपचाप होती है, नीचे वो पैर मार रही होती है अपना, तभी आपको तो बड़ी ग्लाइडिंग दिखती है शांत, नीचे तो वो लाइक हिल काम कर रही होती है। तो ये तो सरकार की जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे बहुत हो रहा होगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये वो तमाम चीजें हैं जो चल रही होंगी, मिलिट्री के थ्रू बात, जो भी कुछ, राइट। सेम वे इंटरनेशनल स्तर पे भी हमारा चल रहा होगा ये। बट यस, अब वक्त है, जो ट्रंप के आने से जो मुझे दिखता है, ठीक है, अव्वल तो ट्रंप हमारा दोस्त है, तो हमारे लिए वो करे, कहता है उसे हिंदू वोट चाहिए, तो उसने बोला ये वो, बट उसे ये भी याद दिला दो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी सफर कर रही है, और क्योंकि ट्रंप क्रिश्चियन का चैंपियन है, तो उसको एक रीजन और मिलेगा इस पर एक्ट करने का, तो वो इस पे एक्ट करे, और वहां से एक अलग प्रेशर आएगा, और यहां से हमारा। बट फिर और याद रखिए, ट्रंप एक डील मेकर है, वो बोलेगा मैं बांग्लादेश को ऐसे क्यों दबाऊं, मेरे को क्या मिला। और अगर इधर बाय द वे यूनुस डील मेकर बन गया, यू नो व्हाट ही कैन डू, वो बोलेगा ठीक है अमेरिका, मिस्टर ट्रंप ऐसा करो, ये सेंट मार्टिन आइलैंड तुम्हें इतना चाहिए था ना, तुम ये लो, मुझे पैसा दो, मेरे को काम करने दो, मेरे पार्टनर बन जाओ। आप उसकी बात करें जिसपे ये पूरा तख्ता पलट हुआ है। हाँ, मतलब कहा जाता है, मैं मानता नहीं हूं कि वो कारण था, बट मान लीजिए कि वो चल रहा था कि वो आइलैंड अमेरिका को चाहिए था, नहीं दिया, तभी शेख हसीना को हटाया। मैं उसको गलत मानता हूं, उस थ्योरी को, कुड भी। मेरा है कि अमेरिका ने छोटे से आइलैंड के बदले पैर में कुल्हाड़ी ऐसी मारी कि पूरा का पूरा बांग्लादेश चाइना को दे दिया, वो शायद अमेरिका नहीं करता, बट एनीवे, पर वो आइलैंड कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए उनकी मिलिट्री बेस के लिए। तो ठीक है, यूनुस भी डील मेकर है, हो सकता है वो अमेरिका को बोले ओके डन, सेंट मार्टिन आइलैंड आप लो, और इसके, और ट्रंप भी अगेन बिजनेसमैन, डील मेकर, नेगोशिएटर, मैं आपको दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, यूनुस बोले, और बोले मुझे पैसा चाहिए, मेरे को बेल आउट दो, मेरे को ये दो, वो दो, मेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, जो भी कुछ करो, मेरे गारमेंट्स का कोटा बंद करो, कोटा मेरा फ्री कर दो, व्हाटएवर। तो मल्टीपल सिनेरियोस कैन प्ले आउट, बट हमें आई थिंक वन ऑफ थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग इन एडिशन टू ऑलरेडी जो हो रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में हम रेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की बात को हाईलाइट हम और करें इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर, एंड जो बातें हो रही हैं, बैक चैनल्स में डेफिनेटली बातें हो रही हैं, बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, कन्वे करें, उनके स्टेट डिपार्टमेंट को कन्वे करें, ट्रंप की जो नई ट्रांजिशन टीम बन रही है उसमें जो भावी उसके इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाएं, और पहुंचाया जा सकता है, और पहुंचाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। वोहरा साहब, आप कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिएगा। और इसी के साथ क्या जो डीलिंग की बात यहाँ पर सचदेव साहब कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रख रहे हैं? I will not comment, वो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, तो जब उन्होंने कहा है, क्या यूनुस और ट्रंप के बीच में भी डील हो सकता है क्या, संभव, मतलब लग रहा है? सवाल ही पैदा होता मैम। वहां पे तो ये जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं, वो तो इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप जानते हैं कि पहले टर्म में उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे वीजा पर बहुत से देशों के नेशनल को, वो सब इस्लामिक देश थे। ये उनका जो है, ही डजंट ट्रस्ट इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, ये बदलेगा नहीं। पर एक चीज बहुत दिलचस्प होने वाली है, जो मुझे खबर आई है,
पता नहीं मेरी सरकार के पास है कि नहीं। मेरा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, जब से मैं पोस्टेड था, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, एकेडमिक्स हैं, हम लोग सुबह सुबह सैर करते हैं, साल में एक दो बार मैं जाता हूं। तो वो कहने लगे कि जो नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, जो नया सेक्रेटरी विदेश मंत्री अमेरिका का बनेगा, ही कुड बी अ हिंदू। मेरा ख्याल उनका इशारा विवेक रामास्वामी की तरफ है। होगा नहीं होगा आई डोंट नो, पर ये वहां पर बातचीत चल रही है और सीआईए का डायरेक्टर भी है, उसके बारे में भी कह रहे हैं कि इट विल बी अ हिंदू। अब होता है नहीं होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा आई लव हिंदू, आई लव इंडिया, ये वो बहुत सी चीजें कही हैं। ये मैम डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं कहता है, बात सोच समझ के करता है, एंड ही इज अ डील मेकर। उसकी किताब बड़ी मशहूर है ना, द आर्ट ऑफ द डील। तो ये ट्रांजैक्शनल आदमी है, ये देख रहा है भारत उभर रहा है, भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ का अमेरिका का मार्केट खत्म हो गया, भारत को मैं नाराज नहीं करूंगा। मेरा मानना है मैम कि बांग्लादेश अगर इसी रास्ते पे चलता गया तो फिर इट इज इन डीप ट्रबल। बिल्कुल शैलेंद्र जी आपके पास, क्योंकि वोरा साहब ने जो बात कही कि भारत को नाराज करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसके पहले मात्र एक आइलैंड के लिए जिस पर शेख हसीना ने सहमति नहीं जताई, आपने तख्ता पलट करवा दिया, क्योंकि अमेरिका का जिक्र खुद शेख हसीना ने भी कहा है कि ये कुछ देश जो है मिल करके ये सब कुछ करवा रहे हैं और वहां से मुझे निकालना चाहते, तख्ता पलट की बात। आप भी सहमत नजर आ रहे हैं कि अब चीजें बदलेंगी और वो जो बाइडेन के समय में नहीं थी स्थिति, अमेरिका उस समय सिर्फ अपनी सोच रहा था? वोरा सर से जो मैंने सीखा है ना, उसको मैं आपके सामने में दिखाता हूं जी कि मुझे नहीं लगता कि यूएस या कोई भी दुनिया का कंट्री आज इंडिया को इग्नोर कर सकता है। आई थिंक डिप्लोमेटिकली दैट विल बी अ बेटर वर्ड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, बिकॉज मिलिट्री सॉल्यूशंस कहीं पर भी एज अ अल्टीमेट काम नहीं आते हैं। मिलिट्री इज देयर टू प्रिवेंट वॉर, मिलिट्री इज देयर टू क्रिएट दैट प्रेशर। आपकी पावर जो है वो दिखनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमें बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ करना है तो हमें पॉलिटिकल लेवल पर न केवल बांग्लादेश को एंगेज करना चाहिए, बट ये सो कॉल्ड यूएस को भी एंगेज करना बहुत जरूरी है। डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से हमने एक प्रोटेस्ट डाला है, इस प्रोटेस्ट को बढ़ाना चाहिए, उसका लेवल बढ़ना चाहिए। हमें बिहाइंड द कर्टन यूनाइटेड नेशंस को एक्टिवेट करना चाहिए, ह्यूमन राइट यूएन की जो है उसको वहां भिजवाना चाहिए। वहां के लोकल्स को हमें इतना सपोर्ट करना चाहिए कि आप अपनी रिपोर्ट्स कहां कहां भेज सकते हैं। अगर किसी के साथ जाती होती चली जा रही है बाय द स्टेट, आई एम श्योर दे कैन इवन गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि हमें उस कंट्री में जस्टिस नहीं मिल रहा है। सोशल लेवल पर हमारे को आना चाहिए, और अबव ऑल ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये मेरा एक मॉरल राइट भी है कि मेरा पड़ोसी देश किसी भी तरह से एनार्की में ना जाए, एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन में ना जाए, एक क्योस में ना चला जाए। और साथ ही साथ बांग्लादेश को रियलाइज कराना पड़ेगा कि एटलीस्ट सेरेमोनियली दे शुड बी ग्रेटफुल मॉरली कि हमने आपको एक कंट्री बनाया है, हम आपकी कंट्री को ले सकते थे, आप कभी हमारा हिंदुस्तान का पार्ट थे। सो अगर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो वो अपने आप में ठीक नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इस चीज को तो बांग्लादेश बिल्कुल ही भूल चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान से अलग होने के लिए हमारा भारत का पूरा सपोर्ट रहा है। लेकिन आप जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो, हमारा नेबर है वो, और हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन अभी तो हमारी प्रायोरिटी वहां पर जो अल्पसंख्यक है वो होने चाहिए ना, क्योंकि उनकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, कर्नल साहब विद योर परमिशन। एक लैंग्वेज सुनता है, एक ही लैंग्वेज सुनता है, और पैसे की लैंग्वेज। अगर आप इकोनॉमिकली आज कल सवेरे सिर्फ ट्रम्प से वो जो उनकी एड है उसको 2 दिन का पॉज दिला दीजिए, आप देखिए कैसे चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आप उस कंट्री को एक इकोनॉमिक राह दिखा दीजिए, देखिए आपके साथ वो कैसे सुनना शुरू करता है, क्योंकि विदाउट इकोनॉमी नोबडी कैन सर्वाइव। और इस समय बांग्लादेश को जरूरत भी है और ये हमारा बड़प्पन भी है कि हम उस कंट्री को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जी वोरा साहब आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं सचदेव जी के पास चलूंगी। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था मैम, कर्नल साहब ने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस का, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। एक वहां पे प्रिंसिपल है जो एक्सेप्ट हुआ है, राइट टू प्रोटेक्ट, R2P। अगर लोगों पे अत्याचार हो रहा है, अमेरिका ने ये कई बार किया, पश्चिमी यूरोप ने किया, बिल्कुल हम क्यों नहीं कर सकते? ये मैं नहीं कह रहा, पर गो आउट एंड प्रोटेक्ट द पीपल देयर। जो सरकार उन पे अत्याचार करिए, आप जाके उनकी रक्षा करिए, ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। मैं नहीं कह रहा कि हम करने वाले हैं मैम,
मैं 51 साल के बाद ऐसी चीजें मैं नहीं कहता हूं, बट ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने है। ये है हमारे साथ। सचदेव जी, आपके पास हम आएंगे आपसे, क्योंकि जैसे कर्नल साहब ने ये कहा कि आर्मी एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे हम देख सकते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि वॉर ना हो, चीजें जो है युद्ध में तब्दील ना हो। तो अब कूटनीतिक तौर पर, क्योंकि व्यापारिक संबंध हमारे बांग्लादेश से बहुत अच्छे रहे, कई चीजें यहाँ से निर्यात हुई हैं, कई चीजें वहां से जो है वो आई हैं, लेकिन अब इस पर असर पड़ा है। क्या उनके इकोनॉमी को बेटर करने के लिए जो हम सहायता दे भी रहे थे, जो हमारी तरफ से चीजें जा रही थी, अब उन सब पे रोक लग जाएगी? अब क्या राह बच रहा है कूटनीतिक तौर पर? क्या यहाँ पर स्टेप सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उठाने चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। आई थिंक वही हम पिछले आधे घंटे से विमर्श कर रहे हैं उस पे। एक तो हो गया विदेश का मेरे पर्सपेक्टिव से कि क्रिश्चियंस पे अटैक्स हो रहे हैं, उसको हाईलाइट करो इमीडिएटली, क्योंकि वहां से हमें रिस्पांस यूएस का ज्यादा मिलेगा क्रिश्चियनिटी के कारण। ब्लंट फैक्ट है, राइट। सेकेंडली, हमारा इंटरेस्ट डेफिनेटली, आई थिंक हमें 2-3 इंटरेस्ट देखने हैं साइमल्टेनियसली। यस, पहला इंटरेस्ट है कि हमारे हिंदूज पर, माइनॉरिटीज पे जो अट्रॉसिटीज हो रही है वो रुके इमीडिएट। सेकेंड, हमारा इंटरेस्ट ये भी है कि बांग्लादेश चाइना के कैंप में ना चला जाए ज्यादा, राइट। वो हमारा बहुत डीप इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स। और हमारा फिर तीसरा इंटरेस्ट भी है, मैं जो ये बात कह रहा था यूनुस मार्टिन आइलैंड की, हमारा तीसरा इंटरेस्ट ये भी है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस बन जाए सेंट मार्टिन आइलैंड में। चाहे अमेरिका हमारा दोस्त है, चाहे जो भी है, राइट, बट हम नहीं चाहेंगे कि कोई सुपर पावर का कोई बेस हमारे इतना नजदीक बने। अभी आज है, 50 साल बाद क्या पता चलता है रिश्ते कहां से कहां चले जाए, तो हमें वो भी अवॉइड करना है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि उससे मुश्किलें हो सकती हैं? अमेरिका के साथ कितनी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल हो सकती है। 20 साल में, 40 साल में, 100 साल में, लॉन्ग टर्म देखिए ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारे नेबरहुड में किसी भी सुपर पावर का मिलिट्री बेस हो। क्यों हो? जी, राइट। रशिया का भी, चाइना का भी, अमेरिका का भी, क्यों? ओके, ये एरिया, इलाका हमारा है मोरलेस, और हम अपने दरवाजे पे किसी को ऐसे क्यों करें? वो एक लॉन्ग टर्म है, उसका चांस बहुत कम है, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग। हमें ये भी देखना है कि चाइना की तरफ ना चला जाए, राइट। एंड सो ये तीनों चीजों का मिक्स हमें देखना है। तो आई थिंक हमें बैलेंस रूम से करना पड़ेगा, और वॉर ऑब्वियसली मेरे माइंड में कंप्लीटली ऑफ द टेबल है। देयर इज नो क्वेश्चन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मतलब ही नहीं है हमें वॉर पे इस बात का। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके अंदर हमें खेलना है, जो हम कर सकते हैं। नो वॉर, ऑफ कोर्स, टेकिंग केयर ऑफ आवर फर्स्टली माइनॉरिटी, आवर हिंदूज देयर, प्रिवेंटिंग सम वे, बट वो मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश का पब्लिक ओपिनियन ओवरऑल बहुत ज्यादा इस समय एंटी इंडिया हो रखा है, लंबे टाइम से एंटी इंडिया भी है, एंड ऑफ कोर्स इस्लामिक है। पहली बात, वो प्रो इस्लामिक है, और उस प्रो इस्लामिक में कुछ है जो एक्सट्रीमिस्ट है, राइट। उसके ऊपर वो लोग एंटी इंडिया हो गए हैं काफी सारे। अब वो जो भी हो माहौल, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए आने वाले वर्षों में। तो इन वेरिएबल से हमें खेलना है, और इसके बीच में हम जितना भी इन्फ्लुएंस, यस, नाउ इट कम्स टू इकोनॉमिक एंगल से, उन्हें इंसेंटिव भी हमें दिखाने, हम दोनों चीजें करनी चाहिए। केवल ये थोड़ी कि उन्हें दिखाएं पनिशमेंट, हमें उन्हें इंसेंटिव भी दिखाने चाहिए कि भाई देखो, ऐसे करोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, लाइक अ कैरेट एंड स्टिक्स पॉलिसी, राइट। उनको अट्रैक्ट भी करो, उनको धमकाना भी है, राइट, और रास्ते निकालने हैं। तो आई थिंक ये मल्टीपल चीजें होंगी एक साथ आने वाले वक्त। तब जाकर के जो है हिंदू जो सॉफ्ट टारगेट यहां पर बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं हम निकल सकते हैं, और भारत सरकार एक तरह से डिफेंसिव मोड पे नहीं आकर के एक फाइटिंग मोड में रहे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।